हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का चैप्टर। तो आज हमें क्या देखना है? जल। जल कहाँ देखना है? वायुमंडल में नहीं देखना है। कहाँ देखना है? महासागर में देखना है। ना ही नदियों का जल देखना है, ना ही जो है हमें वायुमंडल का जल देखना है यानी जल वाष्प। हमें देखना है आज महासागर का जल। ठीक है, तो इसमें चक्रीय जल बताया जाएगा आपका। और महासागर में आपका अंतः समुद्री ज्वार, उच्चवच, इसके अलावा लवणता, तापमान का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं, ये सब चीज़ें जो जल के कारण समुद्र में होती हैं, ये सब प्रक्रियाएं आपको इस चैप्टर में समझाई जाएंगी। तो चलिए ये चैप्टर तो हम लोग कर लेंगे यहाँ से स्टार्ट। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये तो आप देख रहे हैं भूगोल, वो भी क्लास 11 का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा भूगोल? क्लास 12 का भूगोल पढ़ेंगे, है ना, क्लास 12 का पढ़ेंगे। और इससे पहले देखिए क्या हुआ कि हिस्ट्री का आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी हो चुका है। ठीक है, तो हिस्ट्री का जाके देख लीजिए। हिस्ट्री का मैंने आपको पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके देख लीजिए, उसको सर्च कर लीजिएगा, है ना। और देखिए दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात यह है आपकी कि आपका साइंस भी कंप्लीट हो चुका है। 6 से 10 तक का साइंस पूरा टोटल कंप्लीट करवा दिया है। और साइंस तो भाई इतने मस्त तरीके से कंप्लीट है कि जिस क्वेश्चन पर टिक किया हुआ है वही टॉपिक से क्वेश्चन सीधे सीधे लाइन बाय लाइन उसमें आपके जो है रेलवे एग्जाम में आ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके पूरी कमेंट लिस्ट पढ़ लीजिए साइंस की, है ना। तो सीधे सीधे वहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। उसके मैंने काफ़ी एमसीक्यू भी करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, इतनी बात हो गई। अब देखिए आप मुझे कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए जाके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। और तीनों चीज़ें जो हैं आपको आपका अपना स्टडी अड्डा नाम से ही मिलेंगी, है ना। बल्कि जो है आपका इंस्टाग्राम आप डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे जो मेरा नाम डाल दीजिए, कल्पना नायक NEYAK76, ये डालेंगे तो आ जाएगा। लोगो सब में एक ही है, चैनल का लोगो लगा हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। और सबसे बड़ी बात, डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक दिए हुए हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ सर्च करने की ज़रूरत है। लिंक पर जो क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट जो है लिंक मिलेगी, क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप उस पर पहुँच जाएंगे मेरे अकाउंट पर। तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है पैट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैट का एग्ज़ाम आने वाला है और इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ एमसीक्यू से, है ना। तो ये लगभग आपका 3 से 4 दिन में स्टार्ट करवा दूंगी। तैयारी चल रही है, 3 से 4 दिन में स्टार्ट करवा दूंगी। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एमसीक्यू करवाऊंगी, लाइव करवाऊंगी, सुबह के टाइम करवाऊंगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं चैप्टर। तो देखिए, महासागरीय जल को देखना है हम लोगों को। क्या देखना है? महासागरीय जल। चलिए, क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, जल के बिना जीवन कैसे संभव होगा? बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले, ये तो होता ही है जल ही जीवन। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौर मंडल का दुर्लभ पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? दुर्लभ। कहीं कहीं क्या होता है, पानी की हमें कमी हो जाती है ना। पानी खत्म नहीं होता, लेकिन पानी की कमी हो जाती है। अभी देखेंगे किस प्रकार से कमी होती है, इसलिए इसको दुर्लभ पदार्थ बोला गया है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। मतलब अगर आप बात करें पृथ्वी के अलावा पूरे सौरमंडल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, गनि, कोई भी ग्रह ले लीजिए, प्लूटो से या उपग्रह से लेकर कुछ भी ग्रह ले लीजिए, कहीं जल नहीं मिलेगा। खोज कहीं भी चल रही हो, है ना, मंगल पर चल रही है खोज, लेकिन जो है जल आपको ओनली पृथ्वी पर मिलेगा। इसलिए पृथ्वी को जल के कारण, पृथ्वी को जब हम सौरमंडल से देखते हैं, वहाँ से देखेंगे ऊपर से सैटेलाइट से, तो पृथ्वी हमें नीले कलर की दिखाई देती है। इसलिए इसको जल के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है और हमारे ग्रह को नीला ग्रह इसी के कारण कहा जाता है। देखिए जलीय चक्र क्या होता है, जल कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए। ये मृदा है इधर से, है ना, और अब ये मृदा से क्या हुआ, जल अंदर की तरफ वेधन किया, घुस गया। अब ये जल क्या हुआ, भूमिगत जल बन गया। ये जल धीरे धीरे, यहाँ पे महासागर है, ठीक है, यहाँ पे महासागर है। महासागर पर सूर्य की रोशनी पड़ी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी जल पर, तो जल होगा बाष्पीकृत।
ठीक है। ये हुआ जल बाष्पीकृत, ठीक है, बाष्पीकरण हुआ जल का। बाष्पीकरण के बाद क्या हुआ, जल ऊपर की साइड उठता गया वायु के साथ, इसका कलर चेंज किया जाएगा, उठता गया वायु के साथ। ऊपर जाते जाते क्या होता है, टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरा, जो है जल का क्या हुआ, जो जल बाष्प थे वो बाष्प कैसे हुए, जो है बाष्प जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गए, जल की बूंदों में परिवर्तित हो गए। यानी इस प्रक्रिया को क्या किया हमने, क्या बोले हम लोग, इस प्रक्रिया को बोलेंगे संघनन। तो ये हो गया आपका संघनन, ठीक है। और वायु गमन करके इस प्रकार से बादल भी बना देगी, इस प्रकार से बादल बनेंगे, ठीक है। तो ये संघनन हुआ। संघनन होते ही जब भारी हुई बूंदें, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने फिर से जो है उन बूंदों को अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही बूंदों ने अपनी तरफ खींचा, बूंदों को अपनी तरफ पृथ्वी खींचती है, रिमझिम करके बारिश नीचे की साइड होने लगी, ठीक। एक तो ये प्रक्रिया हो गई। अब दूसरी देखिए, दूसरी क्या है, ये रहा आपका इधर से पेड़ पौधे मान लीजिए, ठीक है, पेड़ पौधे रहे या और भी, जैसे पानी बारिश हुई तो नीचे जल पूरे में फैल जाता है, मतलब जो भी आपका नाले में जल मिलेगा, सड़क पर जल मिलेगा, वो सारा जल क्या हुआ, बाष्पीकृत होने लगा, बाष्पन हुआ। आप कपड़े सुखाने जाते हैं छत पे, वो जल कहाँ जाता है, कपड़ों का, बाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये बाष्पीकृत हुआ, बाष्प उत्सर्जन हुआ, बाष्प उत्सर्जन, बाष्पन बाष्प उत्सर्जन, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन हुआ, धीरे धीरे भाप ऊपर चली गई, पानी की जल वाष्प ऊपर गए, फिर क्या हुआ, वही प्रक्रिया हुई कि संघनन हो गया। संघनन मतलब क्या होता है, जब जल वाष्प द्रव अवस्था में बदले तो वो आपका संघनन की प्रक्रिया होती है। और जैसे ही संघनन की प्रक्रिया हुई तो फिर से बादल बने और फिर से ये वर्षा इधर पे होने लगी। इतनी प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई होगी। और क्या है, नदियों का जल बहता है, नालों का जल बहता है, सारा जल महासागर में चला जाता है, ये जा रहा है बहता हुआ, है ना। तो ये होता है आपका जल चक्र। अब फिर से क्या होगा, फिर से पानी नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। देखिए क्या हुआ, यह इधर पे पानी पड़ा हुआ है धरातल पर, धरातल से हुआ बाष्पीकरण, पानी गया ऊपर की साइड, ठीक है। ऊपर की साइड जाते जाते पानी में ठंडक आ गई। ठंडक के कारण क्या होता है, ये बादल बनने के बाद ठंडक आ गई, ठंडक आने के कारण बूंदें बन जाती हैं। बूंदें आने के कारण क्या होता है, बूंदें बनने के कारण भारी हो जाती हैं, भारी हो जाने के कारण पृथ्वी अपनी तरफ इनको खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण बल से, और क्या होता है, बारिश करा देती है। तो वापस क्या होता है, बूंदें नीचे आ गई, फिर नीचे से बूंदें ऊपर चली गई। चलिए इसका कलर चेंज देखिए, ठीक है। फिर बूंदें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गई, फिर ऐसे 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 चक्र चलता रहता है। पानी कभी खत्म नहीं होता है ना। पानी का कुछ नहीं होता है। पानी एक स्थान से दूसरे स्थान खत्म हो जाता है जहां उसे सही स्थितियां ना मिले, लेकिन पानी वास्तविकता में खत्म नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से गोल चक्कर चलता रहता है। फिर संघनन होगा, फिर बाष्पीकरण होगा, फिर हिमपात होगा, फिर से बर्फ पिघलेगी, फिर से नदियां बहेंगी, फिर से नदियां बह के समुद्र में जाएंगी। तो इस प्रकार से पूरा आपका जल चक्र चलता है। और ये जलीय चक्र, यही मैंने आपको समझा दिया, यही ये लिखा हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या होता है, जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। एक बार प्रयोग, दूसरी बार प्रयोग, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है। जब से भाई जीवन है, जब से पृथ्वी है, जब से जल है, जब से जलीय चक्र है, ठीक है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। एक बार जल बाष्प बन गया, मान लीजिए संघनन करके नीचे ना आया, तो जल नीचे से तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, वायुमंडल में पूरा चला जाएगा। फिर कहाँ हमारा जीवन बचेगा, कहाँ हम जिंदा रहेंगे, कहाँ हम बिस्लेरी पी सकते हैं, कहाँ क्या पी सकते हैं, बताइए। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो इसमें वायु की बात क्यों है, तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे अगर वायु की बात करते हैं आप, तो आप सांस लिए बिना एक सेकंड नहीं रह सकते, ऑक्सीजन खत्म, आप खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आप जल की बात करें तो औरतें क्या करती हैं, तीजा व्रत रखती हैं, करवा चौथ व्रत रखती हैं, तो जल के बिना ही तो रहती हैं। यानी जल के बिना हम रह सकते हैं, खाने के बिना हम 2-4 दिन रह सकते हैं। 9 दुर्गा व्रत रह लिया, 9 दिन रोजा चले जाते हैं 1-1 महीने के बिना खाने के। तो ये क्या है, आपका खाने और जल के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन सांस भी लिए बिना नहीं रह सकते। देखिए सांस वाला कोई व्रत नहीं बनाया लोगों ने कि भाई 1 महीने तक सांस मत लो या 1 मिनट तक सांस मत लो, ये हमारा व्रत हो गया। व्रत कौन से बने हुए हैं, जल के, मतलब जल नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है,
ये व्रत बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि जल और खाने के बिना तो हम लोग रह सकते हैं 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन अगर आप बात करें सांस के बिना तो सेकंड नहीं रह सकते। ऑक्सीजन खत्म, आप खत्म। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है, पूरी तरीके से जल का वितरण नहीं है, बल्कि जो क्या है कि असमान वितरण है। असमान वितरण से अभी अभी मैंने बताया, कहीं पे तो आपका सूखा पड़ जाएगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा जल है। जैसे महासागरों की बात करें, बहुत ज़्यादा जल है, ठीक है। मरुस्थल की बात करें, जल ही नहीं मिलेगा आपको, तो असमान वितरण है, समान नहीं है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, बहुत से क्षेत्रों में जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जल मंडल में विभिन्न रूपों में, अर्थात कैसे कैसे रूपों में पाया जाता है जल। देखिए, जल आपका गैस के रूप में, जल वाष्प के रूप में, तरल यानी जिस पानी से हम नहाते पीते खाते धोते हैं, ठीक है। ठोस में यानी बर्फ में पाया जाएगा आपका। ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, आधा स्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से होता है। सतत आदान प्रदान से मतलब है, जैसे जल है आपका, भूमिगत जल है, जड़ों के द्वारा पेड़ के ऊपर तक जाएगा, पेड़ के ऊपर से पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन, ये बाष्पोत्सर्जन डिस्टर्ब हो जाता है बोलने में, चलिए कोई नहीं, सब चल जाता है। बाष्पोत्सर्जन होगा पत्तियों से तो क्या होगा, जब बाष्पोत्सर्जन हो गया पत्तियों से तो जल वापस वायुमंडल में गया, फिर बारिश होगी, फिर वो जल जो है पृथ्वी के धरातल में जाएगा, फिर जो है पेड़ पौधे उसको ऊपर की साइड खींच के ले जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें रहती हैं, समझने के ऊपर है। आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहती हैं, जो हम अपनी रोज की दुनिया में देखते हैं वही चीज़ें रहती हैं। देखिए क्या होता है, घटक देखिए, प्रक्रिया देखिए। घटक क्या है, महासागरों में संग्रहित जल। तो इसमें प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं जो महासागरों में जल, एक तो इसमें बाष्पीकरण होगा, दूसरा इससे बाष्प उत्सर्जन होगा, और तीसरा ऊर्ध्वपातन होगा, है ना। सब्लिमेशन मैंने आपको समझाया था, बाष्पीकरण भी मैंने आपको समझाया था, बाष्प उत्सर्जन भी मैंने आपको समझाया था। तो ये प्रक्रिया आपकी महासागर में होती हैं। देखो, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जैसे ठोस कोई वस्तु है, ठीक है। अब ये ठोस जब पिघलेगी तो काय में आएगी, किस चीज में परिवर्तित होगी, तो आप इसको सीधी सीधी बताएंगे कि ये परिवर्तित होगी, ये किस चीज में परिवर्तित होगी, तो ये होगी आपकी तरल पदार्थ में, घुल जाएगी। अब तरल पदार्थ से अगर आप बात करें तो गैस में परिवर्तित हो जाएगी, गैस में। लेकिन इसमें क्या होता है ऊर्ध्वपातन में कि ठोस वस्तु तरल पदार्थ में परिवर्तित ना होकर इसको क्रॉस करती हुई डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप बात करें कैम्फर, कपूर की बात कीजिएगा, कपूर, ठीक है। कपूर को आप खुला छोड़ दीजिएगा, क्या होगा, कपूर खुला छोड़ दीजिएगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा बल्कि आपको उड़ा हुआ मिलेगा, मतलब गायब, मतलब वो जादू हो जाएगा, जादू, ठोस से सीधा गायब, जादू हो गया। चलिए देखिए आगे, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। गजब की चीज है ऊर्ध्वपातन। वायुमंडल में जल में क्या क्या होता है, तो इसमें संघनन होगा, संघनन के बाद वर्षण हो जाएगी, जो वायुमंडल में जल रहता है। हिम एवं वर्षा में पानी का संग्रहण, जो हिम एवं वर्षा में पानी का संग्रहण होता है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना हो जाता है। धरातल के जल बहाव किस प्रकार का रहता है, धरातल के रूप में मिलेगा आपको, जलधारा के रूप में, जिसको आप नाले बोल देते हैं। ताजा जल संग्रह हुआ जल रिसाव मिल जाएगा, कहीं कहीं से जल टपकता हुआ मिल जाएगा। जल टपकने की बात करें तो वो ताजमहल से भी टपकता है ना, तो उसको आप धरातलीय जल बहाव मत बोल देना। भूम जल संग्रहण, जो भूमि में जल रहता है, भूम जल का विसर्जन मिलेगा आपको, और यही भूम जल आपका झरनों के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए आगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों में मिलेगा आपका। ताजे जल का मतलब है जिसमें लवणता ना हो, जिसको हम आसानी से पी सकें, जिसमें NaCl की मात्रा ना हो, है ना, तो हिमानियों में मिलेगा। हिमानियों से मतलब है हिम, बर्फ में मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब बाष्पीकरण होके जल जब संघनन होके नीचे गिरता है तो वो जल बहुत शुद्ध होता है, उसमें कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि जब जल का बाष्पीकरण होता है तो वो सारी चीजें नीचे छोड़ देता है। और बाष्पीकरण वाला जब जल ऊपर जाता है, वो संघनन होकर नीचे की साइड आता है तो बहुत शुद्ध रूप में रहता है। और जब वो शुद्ध रूप वाला जल संघनन की प्रक्रिया से डायरेक्ट हिम में बदल जाए और हिमपात हो तो वो बनाता है हिमानियां, है ना, हिम की नदियां, या फिर हिम के बड़े बड़े पहाड़ टाइप के, हिम टोपी, पहाड़ी हिम की, ठीक है। हिम यानी बर्फ की। भूमिगत जल, भूमि में जब जल जाता है तो वो सब चीज छोड़ के चला जाता है। झीलें, मृदा में आर्द्रता वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है।
जो शुद्ध जल की बात कर रहा है उसकी बात किया है उसने कि कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा। नदियों में शुद्ध जल मिलता है। क्यों? शुद्ध जल से मतलब ये नहीं कि आप उसमें कचड़ा कूड़ा तो डाल देते हैं तो वो शुद्ध जल नहीं रह जाता है। जब हिमानियों से वो जल बह के आता है तो वो शुद्ध जल रहता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों में अन्य स्थानों से वाष्पीकृत के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। जैसे जैसे जल ऊपर से गिरता है तो 60% के आसपास लगभग जल वापस ज्यों का त्यों वाष्पीकृत हो जाता है, बल्कि 40% जो है हिमानियों में चला जाएगा, फिर वो हमारे पीने के काम आएगा। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ हिम नदी का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से आपका जल बना रहता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक व कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं और जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। क्या दिक्कत है समझने में? बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं पढ़ाई में? कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, उसको दूर कर दिया जाएगा। महासागरीय स्थल का उच्चावच। महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहद गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति एवं उनकी भूआकृति का अध्ययन करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या करना है हमें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करना है। पृथ्वी पे तो हमने देख लिया, जो हम परपट्टी पर रह रहे हैं, इधर पे पर्वत पहाड़ियाँ हर चीज़ हैं, लेकिन बात करना है महासागर के बेसिन की, यानी महासागर के अंदर डुबकी लगा के जाएंगे अभी हम लोग। वहाँ पे देखेंगे कि भूआकृतियाँ किस प्रकार से हैं। वहाँ पे कोई समतल मैदान नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी परपट्टी है, ठीक है ना, वहाँ पर भी पटपटी है। और पटपटी में क्या होगा? पटपटी में तो आपकी आकृतियाँ बनेंगी। चलिए देख लेते हैं महासागरीय परपटी को। पटपटी कह सकते हैं आप इसको, परपटी कह सकते हैं, पपड़ी कह सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाद्वीपों के विपरीत, बस याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ क्या है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। यानी देखिए क्या है, महासागर जो है ऑल वर्ल्ड के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों में ये स्थिति नहीं है, महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि महासागर इतने एक दूसरे में विलय हैं कि उसको स्वाभाविक ढंग से अलग करना आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है। हमने मान ली, वह बात खत्म है ना। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो प्रशांत महासागर, जिसको आप पैसिफिक ओशियन कह सकते हैं, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, चीन यहाँ नहीं आएगा, क्रॉस, ठीक है, चीन बाइकॉट, आर्कटिक महासागर। ये 4-5 महासागर बांटे हुए हैं, बड़े बड़े नाम के 5 महासागर हैं। इनकी लोकेशन याद रखिएगा, इसको मैप पर देख लीजिएगा, ठीक है। अनेक समुद्र खाड़ियाँ, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। क्या क्या बता रखा है? समुद्र, अभी हमको समुद्र मिलेंगे, खाड़ियाँ मिलेंगी, गल्फ मिलेंगी, ठीक है। देखिए महासागरीय अधः स्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जैसे जैसे आप महासागर के नीचे जाएंगे तो कैसा भाग है? 3 से 6 किलोमीटर के नीचे इसमें पाई जाएगी आपकी भूपरपट्टी। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधः स्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। देखते हैं। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी आपको। आप ये मत सोचिए कि आपके पास ही हिमालय है, नहीं, पर्वत के पास भी हिमालय है, उसके पास भी आल्प्स है, उसके पास भी पठार है, उसके पास भी गहरे गर्त हैं, उसके पास भी ज्वालामुखी है, हर चीज़ मिलेगी। महासागर की नीचे की साइड जब आप लोग जाएंगे उसकी तली में सबसे गहरे गर्त हैं एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण, इसमें मैदान भी है, सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखी एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनती हैं। ये चीज़ें सब वही हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए 2 प्लेटें मिलकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार नीचे की साइड भी बनेंगे आपकी 2 प्लेटों के मिलने से कटकें बनेंगी। हम यहाँ पे पर्वत कहते हैं, नीचे की महाद्वीपों में होंगे तो उसको कटक कह देंगे। देखिए महासागरीय अधः स्थल का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। महासागरीय अधः स्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक तो आपका महाद्वीपीय शेल्फ मिलेंगे, आपको आगे देखेंगे कैसे होते हैं। महाद्वीपीय ढाल मिलेगी, गहरे समुद्री मैदान मिलेंगे। गंगा का मैदान आपके यहाँ नहीं है इंडिया में,
समुद्र में भी है, ठीक है। महासागरीय गभीर मिलेंगे आपको। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ छोटे बड़े एवं उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे कटकें, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइयाँ, खंड, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, विस्तृत सीमांत हो जाता है महाद्वीपीय शेल्फ। सीमांत यानी सीमा, जो अपेक्षाकृत उथली समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा हुआ होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। इसकी औसतन प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। प्रवणता मतलब ढलान कितनी होती है, तो 1 डिग्री के आसपास होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहते हैं। इस चित्र में देख लेते हैं कहाँ चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखिए महाद्वीपीय शेल्फ ही बना हुआ है, देखिए इधर पर। ये तो हो गई आपकी ढलान। देखिए इसमें क्या है, महाद्वीपीय शेल्फ में क्या होता है कि भूपरपट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपके समुद्र का तट है, सॉरी यहाँ पे आपका तटीय मैदान है, ये रहा आपका समुद्र, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ के रखता है, बीच में ये दोनों को जोड़ के रखता है। तो क्या है महाद्वीपीय शेल्फ आपकी इस प्रकार से ये रही महाद्वीपीय शेल्फ। ये तो मतलब इन्होंने इस प्रकार से बनाया हुआ है, सॉरी, ये नीचे की साइड इस प्रकार से रहेगी, ये है। और देखिए इधर पे क्या रहेगा कि जिस प्रकार से आप इस प्रकार से आएंगे इधर इधर इधर, और फिर इधर पे सीधी सी ढलान है, इसको महाद्वीपीय ढलान कहेंगे और इसी को शेल्फ विभंग कहेंगे, यानी शेल्फ यहाँ से टूट गया है। तो शेल्फ मतलब क्या है कि धरातल और समुद्र को जोड़ने वाली स्थिति होती है शेल्फ, ठीक है। आगे देखिए कहाँ गया। महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है, हर जगह एक सी नहीं मिलेगी। आपने देखा आपके घर में बाहर वाले गेट के बाहर गाड़ी चलाने के लिए एक रिपट पट्टी होती है, सड़क पट्टी, ठीक है। उसी प्रकार से आपको शेल्फ देखने को मिल रही है। आगे बात समझ में। और वो रिपट पट्टी या सड़क पट्टी आपकी जो होती है, तो वो नीचे सड़क से फिर वो पट्टी रहेगी, फिर क्या होगा, इस प्रकार से रहती है। ये रही सड़क, ये रहा आपका प्यारा सा घर। तो आप यहाँ से गाड़ी इधर से चलाते हैं, भर्र करके यहाँ से चढ़ जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसी को हम सेल्फ कह सकते हैं, महाद्वीपीय सेल्फ का एग्जाम्पल इसी से ले सकते हैं। और ये पट्टी क्या करती है, घर और सड़क को जोड़ के रखती है। तो इसी प्रकार ये वाली सेल्फ है जो समुद्र और इसको क्या हो, धरातल को या फिर तट को जोड़ के रख रही है। महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। तो रिपट पट्टी क्या सबके घर में एक जैसी होती है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार से महाद्वीपीय महासागर में शेल्फ सब जगह एक सी नहीं मिलेगी आपको। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। देख रहे हैं आप लोग कितनी होती है? औसतन चौड़ाई इसकी 80 किलोमीटर की होती है, ठीक है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते हैं, अर्थात अत्यंत संकीर्ण यानी चौड़े होते हैं, जैसे कि चिली के तट मिलेंगे आपको, सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व के सबसे बड़ा शेल्फ है, याद रखिएगा। साइबेरिया शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ है। इसकी चौड़ाई आपको 1500 किलोमीटर मिलेगी। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में आए 300 मीटर गहराई की बात कर रहा है, तो कुछ क्षेत्रों में 300 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फ पर अवसादों की मोटाई, अब देखिए क्या है कि नदी जो पानी में अवसाद लिए रहती है वो शेल्फ पर ही छोड़ेगी, ठीक है। तो महाद्वीपीय शेल्फ पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों द्वारा, हिमनदियों द्वारा, पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। मतलब ये अवसाद लाता कौन है शेल्फों पर? तो देखिए लाने वाली मालगाड़ियाँ हैं, नदियाँ, हिमानियाँ और पवन, ठीक है। और इनको ढोके इधर उधर वितरित कौन करेगा? तो वो है तरंगें और धारा। इस चीज़ को याद रखिएगा। महाद्वीपीय शेल्फों पर समझ में आया किस प्रकार से जब तरंग आएगी तो पानी के साथ उसको मलबे को ले जाएगी। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत हैं। आगे देखिए महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता कितनी है? ढाल जहाँ पे हो वहाँ पे कितनी है? 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। और वो उसकी प्रवणता मात्र 1 डिग्री थी शेल्फ की, है ना। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर तक होती है। वहाँ से कितनी थी? 30 से 200 थी। देखिए इधर पर, सॉरी 30 से 600 थी, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें रहती हैं। ढाल और शेल्फ में अंतर देख लीजिए आप लोग, है ना। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेशों में
इसी प्रदेश में कैनियन यानी गंभीर गड्ढा एवं खाइयाँ दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपको गंभीर गड्ढे और कैनियन और खाइयाँ मिल जाएंगी बड़ी बड़ी, है ना। गंभीर सागरीय मैदान, तो जहाँ पे मैदान रहेंगे, अच्छा समतल मैदान रहेगा, उसको मैदान कह देते हैं। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले और स्वादों जैसे मृतिका एवं गाद से ढके होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और क्या होता है आगे देखिए, महासागरीय गर्त, गर्त मतलब क्या होता है, गर्त मतलब गड्ढा। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है दुनिया का सबसे गहरा गर्त, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। एक गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाली संकीर्ण बेसिन इस प्रकार से गड्ढा रहेगा, है ना। इसके चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। गड्ढे तो गहरे ही होंगे ना। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। गड्ढे कहाँ होंगे, भूकंप ज्वालामुखी के कारण ही तो गड्ढे होते हैं, वो बाहर होते हैं। ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 32 तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में बहुत गड्ढे हैं भाई, और सबसे गहरा भी आपका मरियाना गर्त भी यहीं पाया जाता है प्रशांत महासागर में। 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में खोज लिए गए हैं, याद रखिएगा। उच्चावच की लघु आकृतियाँ, अभी देखा था ना कि लघु लघु आकृतियाँ कौन कौन सी होंगी, उच्चावच की लघु आकृतियाँ। ऊपर बताया गया महासागरीय अधःस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागर के विभिन्न भागों में प्रमुखता पाई जाती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। देखिए, मध्य महासागरीय कटक, तो कटक किसको बोला जाता है, तो जहाँ हमारे यहाँ पे, जहाँ हम लोग स्थल पे क्या बोलते हैं, पर्वत, वही समुद्र में जाके कटक का नाम ले लेती है। तो एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं के बाद बनती है। क्या होती है, ये रही 2 प्लेटें, ठीक है। तो इस प्रकार से जब प्लेट टकराती हैं तो एक तो प्लेट नीचे की साइड जाएगी, भारी प्लेट नीचे की साइड चली जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर की साइड उठ जाएगी। तो ये तो बनता है आपका पर्वत, हिमालय पर्वत टाइप का, ठीक है। जैसे हिमालय आल्प्स वगैरह आपके सामने रॉकी पर्वत है ना। तो ये वाला पर्वत बन गया। तो यही स्थिति आपकी 2 चट्टानों वाली, 2 प्लेटों वाली पृथ्वी की 2 प्लेटों वाली स्थिति आपकी महासागर में रहती है। और वहाँ पे भी चट्टान इस प्रकार से टकराती हैं एक दूसरे से प्लेटें, और जब प्लेटें टकराती हैं तो भूमि ऊपर की साइड उठेगी। अब ऊपर की साइड जब भूमि उठेगी तो क्या बनेगा, वहाँ पर भी क्या बनेगा, सीधी सीधी बात है, वहाँ पर भी पर्वत या पहाड़ बनेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ बता रखा है कि एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किया जाता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। आइसलैंड को आप देख सकते हैं, अटलांटिक का ही भाग है। समुद्री टीला, टीला क्या है, अगर समुद्र में टीला बन जाए तो समुद्री टीला हो गया भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमारे घर में टीला बन जाए तो घरेलू टीला समझ लीजिए, और क्या है। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है। तो नुकीले शिखर वाला इस प्रकार का पर्वत होगा, उसको हम क्या कहेंगे, टीला कह देते हैं। और समुद्र में तो समुद्री टीला कह देंगे, जो समुद्री तली की ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों की सतह पर नहीं पहुंच पाता है, ऊपर तक नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर आप बात करें, किसकी बात करनी है, तो जैसे आप बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार आपके हिमालय पर्वत के ही भाग है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सतह पर ऊपर दिखते हैं समुद्र के ऊपर, तो हम इनको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और अगर समुद्र के नीचे होते तो इसको समुद्री टीला ही कहा जाता। अरे बात समझ में, जब ऊपर निकल के आ जाए तो हम उसको द्वीप नाम दे देते हैं। और ये जो आपके हैं अंडमान निकोबार के समूह के द्वीप हैं, ये आपके हिमालय पर्वत के भाग हैं। देखिए, यह नुकीले शिखर वाला एक पर्वत है, ध्यान से समझिएगा। यही स्थिति आ रही है जो समुद्री तटी के ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों की सतह पर नहीं दिखता है, ठीक है। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, उसके लावे के जमने के कारण, ठीक है। किंतु महासागरों की सतह पर नहीं पहुंचते हैं। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। यानी कि अगर आप इनकी ऊंचाई देखें तो 3 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक हो जाती है। एम्परर समुद्री टीले का नाम दिया हुआ है, जो प्रशांत महासागर में मिलेगा आपको। हवाई द्वीप समूह का विस्तार है, हवाई द्वीप समूह है जो उनका विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। हमारे ये अंडमान निकोबार में भी कई टीले ऐसे होंगे जो अभी समुद्र में ही होंगे, मतलब ऊपर की साइड नहीं निकले होंगे, तो उनको भी हम समुद्री टीला बोलेंगे।
सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, जलमग्न यानी जल में मग्न है लेकिन सपाट है यानी समतल है। यह गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों को आर पार काटती नजर आती है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाने माने वाला कैनियन है। चलिए देखिए आगे, निमग्न द्वीप, ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इस चीज को समझिए, समुद्री टीला नुकीला था, इस प्रकार से था, लेकिन ये क्या है कि अब कैसा बन गया है, तो अब ये इस प्रकार से बन गया है ना, इस प्रकार से टीला रहेगा, इस प्रकार से गोला टाइप का। ऊपर का भाग इसका वो हो गया, ऊपर का भाग क्या हो गया, ऊपर का भाग नहीं है, घिस गया, कुछ हो गया, क्या पता हमें। इस प्रकार से टीला बनेगा, ठीक है। तो ये टीला क्या है, इसे चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम निमग्न टीला कहेंगे, निमग्न द्वीप। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानित 10,000 से अधिक समुद्री टीले निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। 10,000 से अधिक समुद्री टीले और निमग्न द्वीप उपस्थित हैं प्रशांत महासागर में, इतने हम लोग पता कर चुके हैं। प्रवाल द्वीप देखिए, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप होते हैं। जैसे प्रवाल द्वीप, आपके जो लक्षद्वीप हैं प्रवाल के ही द्वीप हैं, है ना, जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घिरे होते हैं। यह समुद्र यानी अनूप का एक भाग हो सकता है, या कभी कभी ये साफ खारे या अधिक जल को चारों तरफ से घिर लेते हैं। सागरीय जल का टेम्परेचर, 1 मिनट इसको देख ले पहले कितना है, काफ़ी है अभी तो। चलो इसको सेकंड पार्ट में 30 मिनट का और आपका सेकंड पार्ट बनेगा तो उसी में देख लेंगे, क्योंकि फिर आपका 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा तो दिक्कत होने लगती है आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में, क्योंकि लगातार नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है ना, तेज आवाज़ में, तो गले में दिक्कत आने लगती है। तो ये पार्ट कर लेते हैं, ये जल महासागरीय जल का तापमान भी एक पार्ट में कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, मतलब इस चैप्टर के साथ मिल लेंगे, अभी पूरा नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।